मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 12 फिजिक्स के। आज आपका बोर्ड एग्जाम ही है, आपको 2 बजे फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम देने जाना है। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां पढ़ा दी जाए। 5 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन 5 टिप्पणियों को आपको ध्यान से समझ लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको फंस सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रकाश के व्युत्क्रमण से क्या तात्पर्य है, या प्रकाश के व्युत्क्रमण पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रकाश का व्युत्क्रमण होता क्या है। देखिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली, देखिए एक ही आवृत्ति होनी चाहिए और लगभग समान आयाम वाली 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। 2 तरंगे एक साथ चलेंगी, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चलती हैं। तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता, जो उनके अध्यारोपण से एक बनेगी जिसको कहेंगे परिणामी तरंग, उस परिणामी तरंग की तीव्रता जो होगी कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी। यानी कि कुछ बिंदुओं पर ज्यादा होगी, कुछ बिंदुओं पर कम होगी। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों बात आती है जिन बिंदुओं पर अधिकतम है उन्हें क्या कहेंगे, लेकिन जिन बिंदुओं पर न्यूनतम है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण, तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए, अब मैंने क्यों बताया, देखिए आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी इस तरीके से पूछ दी जाए कि संपोषी व्यतिकरण पर टिप्पणी कीजिए या फिर विनाशी व्यतिकरण पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको लिख देना है जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण, जहां पर कम होती है उन्हें पर विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। फिर बात आती है, सर अगला हमारा टॉपिक है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं, प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों का जो तरंगे होंगी उनमें जो कलाओं का अंतर होता है वो स्थिर रहना चाहिए। यानी कि प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे हैं उनमें जो कलाओं का अंतर है वो समान होना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या फिर लगभग बराबर होने चाहिए। 2 तरंगे उनके आयाम जो हैं बराबर होने चाहिए या फिर लगभग बराबर होने ही चाहिए। दोनों स्रोत एक दूसरे से निकट होने चाहिए, जो 2 स्रोत हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए बच्चों, निकट होने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों है किरचॉफ का नियम। देखिए, किरचॉफ का नियम अगर पूछा जाएगा तो वो 4 से 5 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर पूछा अगर टिप्पणी में पूछा जाता है कि संधि का नियम पर टिप्पणी कीजिए, संधि के नियम पर टिप्पणी कीजिए, या किरचॉफ के प्रथम नियम पर टिप्पणी कीजिए, या किरचॉफ का पहला नियम क्या है उस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ का पहला नियम जो है वो जिसे हम कहते हैं संधि का नियम। ठीक है, किसी परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग सदैव शून्य होता है। यानी कि किसी भी कोई भी परिपथ है, उस परिपथ की संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होंगी उनका जो बीजीय योग होगा वो अर्थात शून्य होता है, सदैव कैसा होता है, शून्य होता है। अर्थात इसे ही संधि का नियम कहते हैं। सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसे बंद पास का नियम कहते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि बंद पास के नियम पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो बच्चों जो बंद पास का नियम क्या है, यदि किसी परिपथ के किसी बंद पास में, देखिए कोई भी परिपथ है उसके परिपथ के बंद पास में लगे प्रतिरोध, जो प्रतिरोध लगे तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का जो बीजीय योग होगा, जो उनके गुणनफल का बीजीय योग होगा, उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के क्या होगा, इक्वल टू होगा, बराबर होगा। यानी कि धारा और जो प्रतिरोध है उनका जो बीजीय योग होगा वो बराबर होगा सिग्मा ई के, यानी कि उसमें जो उसका विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होगा। अगला आता है बच्चों चालक पर टिप्पणी कीजिए। चालक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं, लोहा, कोबाल्ट आदि। ठीक है, तो ये हमारे 4 टॉपिक हो गए। 5वां हमारा टॉपिक है 5वां एम्पियर का नियम परिभाषा दीजिए या एम्पियर की परिभाषा पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको पढ़ना है 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या फिर निर्वात में एक दूसरे से, जो वायु फिर या फिर निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर जो लंबाई होगी उसमें 2 × 10⁻7 न्यूटन का आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। तो एम्पियर के नियम पर टिप्पणी कीजिए, एम्पियर की परिभाषा पर टिप्पणी कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन सभी 5 टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं, और आप जल्दी से तैयार कर लीजिए। अब आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो तुरंत कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका फिजिक्स का एग्जाम अच्छा जाएगा।